तो ही हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिग्नेट इमॉर्टल एपिसोड 40। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें, और मैंने इसका सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप वहां पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वर्ल्ड में देखा था कि जो वांग लिंग था वो पोर्टल से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर खड़ा था और उसी के सामने टेलीपोर्टर था। वहां पर वांग लिंग को उस पोर्टल के अंदर जाना था, लेकिन उस पोर्टल के चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगी हुई थी जो लॉ ऑफ वर्ल्ड की फॉर्मेशन थी, और ये जो फॉर्मेशन थी वह किसी भी सोल क्रिएचर या आत्मा भक्षक को नॉर्मल वर्ल्ड में जाने से रोकती थी। अगर कोई भी सोल क्रिएचर या आत्मा भक्षक उस फॉर्मेशन की आगे जाने की कोशिश करता है तो वह तुरंत वहीं पर जान से मारा जाता था। यह लॉ ऑफ वर्ल्ड द्वारा बनाया गया नियम था, और वहां पर वांग लिंग ने बहुत सारे सोल्स क्रिएचर को पकड़कर उस फॉर्मेशन से आगे भेजने की कोशिश की थी, और वहां पर वांग लिंग को एक काली अजीब सी धारा नियर शक्ति दिखाई देती, और वह काली रेखा की शक्ति बहुत ही ज्यादा भयानक थी। एक ही झटके में वह किसी भी सोल क्रिएचर को मारने में सक्षम थी। वहां पर वांग लिंग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था कि आखिर वह किस तरह से उस फॉर्मेशन को पार करे। तभी वहां पर वांग लिंग को एक ख्याल आता है और कहता है, क्या मुझे अपनी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा उस फॉर्मेशन के आगे भेजने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मेरा सोल का वह छोटा सा टुकड़ा उस फॉर्मेशन को पार कर जाता है तो मेरी पूरी सोल माइलिंग की बॉडी के साथ ही टेलीपोर्टर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगी। और गाइस वहां पर फॉर्मेशन के पीछे बहुत सारे ह्यूमन कल्टिवेटर थे, और गाइस उस फॉर्मेशन के पीछे इतने सारे ह्यूमन कल्टिवेटर इसलिए थे क्योंकि अभी टेलीपोर्टेशन खुला नहीं था, उसको खुलने में कुछ टाइम था। इसीलिए बहुत सारे कल्टिवेटर जो उन सोल क्रिएचर से बचने में कामयाब हो गए थे वो उस फॉर्मेशन के पार थे, ताकि वो लोग अपनी जान बचाकर अपने अपने सेक्ट वापस लौट सकें। वहां पर जो वांग लिंग होता है वह कहता है, मुझे एक बार अपनी सोल को फॉर्मेशन के आगे भेजने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो पता नहीं कब कुछ टाइम के बाद ये टेलीपोर्टेशन भी खुल जाए। अगर एक बार टेलीपोर्टेशन बंद हो गया तो मैं कभी भी नॉर्मल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता हूँ। इसलिए जो वांग लिंग होता है वह अपनी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा करता है और तुरंत फॉर्मेशन की तरफ भेज देता है। वह सोल का छोटा सा टुकड़ा जैसे ही फॉर्मेशन के पास जाता है और जैसे ही क्रॉस करने ही वाला होता है तुरंत काली रेखा फिर से बाहर निकलती है और तुरंत वांग लिंग के सोल को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वहां पर वो सोल भी अपनी पावर का उपयोग करके उस काली रेखा को रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक एक थोड़ी देर की बैटल होती है, पर अचानक से ही वह काली रेखा तुरंत वांग लिंग के सोल को नष्ट कर देती है। वह काली रेखा फिर से वांग लिंग की तरफ बढ़ने लगती है। वांग लिंग जैसे ही काली रेखा को अपनी तरफ आते हुए देखता है वह तुरंत अपनी सोल की पावर का उपयोग कर देता है और तुरंत वहां पर वो काली रेखा को खत्म कर देता है। वह काली रेखा वांग लिंग से केवल 1 ही मीटर की दूरी पर थी। एक आत्मा भक्षक वांग लिंग से कहता है, तुम पागल मत बनो, अगर तुम उस फॉर्मेशन के बाहर जाने की कोशिश करते हो तो तुम सीधे लॉ ऑफ वर्ल्ड को चैलेंज करोगे और तुम सीधे मारे जाओगे। तुम उस शक्ति का विरोध नहीं कर सकते। वहां पर जो वांग लिंग होता है वह उस आत्मा भक्षक की बात सुनता है और फिर वह मन ही मन सोचता है कि मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। तभी वांग लिंग को याद आता है कि उसने एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन का अध्ययन किया था जिसका नाम था मिस्टीरियस टर्टल फॉर्मेशन। अगर वो उस फॉर्मेशन को अपनी बॉडी पर लगा लेता है तो शायद वह काली रेखा को 3 सेकंड रोकने में कामयाब हो जाए। गाइस 3 सेकंड इसलिए क्योंकि जब वांग लिंग उस टेलीपोर्टर तक पहुंचेगा तो टेलीपोर्टर को वांग लिंग के साथ कांटेक्ट करने में 3 सेकंड लगेंगे। तो वांग लिंग को केवल 3 सेकंड तक इस काली रेखाओं की शक्तियों को रोकना पड़ेगा। अगर वांग लिंग इन शक्तियों को रोकने में कामयाब हो जाता है तो वह तुरंत नॉर्मल वर्ल्ड में चला जाएगा। अगर वह नॉर्मल वर्ल्ड में पुनः वापस चला गया तो ये लॉ ऑफ वर्ल्ड की शक्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इसलिए जो वांग लिंग होता है वह उन दोनों चोर में से एक चोर की बैग का थैला निकालता है और उसके थैले को चेक करता है। वांग लिंग काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि एक बंदे के थैले में 2000 स्पिरिट स्टोन थे, वो भी प्योर मीडियम ग्रेड के। उन दोनों चोरों ने बहुत सारे कल्टिवेटर्स को मारा था, चाहे वो छुपकर मारा हो या किसी भी तरह से। उन्होंने बहुत सारी स्पिरिट स्टोन को भी लूटा था।
वांगलिंग के पास स्पिरिट स्टोन की पहले कमी थी, इसलिए वह मिस्टीरियस टर्टल फॉर्मेशन जल्दी नहीं बना पाता था। लेकिन अब उसके पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन आ गए हैं। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वो मिस्टीरियस टर्टल फॉर्मेशन को बनाने लगता है। वो बहुत सारे स्पेल्स के फॉर्म में उस मिस्टीरियस टर्टल फॉर्मेशन को डाल देता है। वांगलिंग थोड़े ही समय में 2000 स्पिरिट स्टोन का उपयोग कर डालता है और वह लगभग 1000 स्पेल्स का निर्माण करता है। हर एक स्पेल में एक मिस्टीरियस टर्टल फॉर्मेशन थी। वांगलिंग पहले 40 को अपने साइड लपेट लेता है। वांगलिंग के चारों तरफ स्पेल्स घूम रहे थे। वांगलिंग थोड़ी सी सांस लेता है। अब वांगलिंग उस फॉर्मेशन को पार करने के लिए तैयार था। वहां पर वांगलिंग सोचता है कि मेरे पास लगभग 1000 स्पेल्स हैं। हर एक स्पेल में मिस्टीरियस टर्टल फॉर्मेशन है और मेरे पास बहुत सारे ट्रिजर्स भी हैं। उनका उपयोग करके मैं उस लॉ ऑफ वर्ल्ड की शक्ति को 3 सेकंड तक रोक ही सकता हूँ। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वो थोड़ा सा वेट करने लगता है, क्योंकि अभी भी टेलीपोर्टेशन खुला नहीं था। टेलीपोर्टेशन को खुलने में कुछ टाइम बाकी था और थोड़ी देर बाद टेलीपोर्टेशन खुलता है। जितने भी फॉर्मेशन के उधर इंसान थे वो तुरंत अपना अपना स्टील निकालकर अपनी अपनी सेक्ट जल्दी से जल्दी वापस जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर झो जियोंग, ब्रदर यांग और ताओलिंग वांगलिंग की तरफ देखते हैं। वो वांगलिंग से परमिशन मांग रहे थे कि हम इस फॉर्मेशन में जाएं या नहीं। वहाँ पर वांगलिंग उन्हें जाने का इशारा कर देता है। ये तीनों इसलिए वांगलिंग से परमिशन मांग रहे थे क्योंकि अगर ये झट से उस फॉर्मेशन में घुसने की कोशिश करते, अगर वांगलिंग को गुस्सा आ गया तो वांगलिंग ने इनके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसीलिए वांगलिंग को मारने में इन्हें थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। उसके बाद जो वो तीनों होते हैं वो तुरंत फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वह देखता है कि अब कोई भी इंसान नहीं है और फॉर्मेशन केवल कुछ टाइम के लिए खुला रहेगा। वांगलिंग तुरंत एक गहरी सांस लेता है और तुरंत काफी स्पीड के साथ फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है। तुरंत वो फॉर्मेशन से जाकर टकराकर पार हो जाता है। वहां पर तुरंत वो जो काली रेखा होती है तुरंत वांगलिंग पर अटैक कर देती है। वांगलिंग के चारों तरफ जो 40 स्पेल्स लगे हुए थे वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन वह काली रेखा काफी ज्यादा स्पीड में फास्ट थी और वह काफी ज्यादा पावरफुल थी। वह एक ही झटके में उन 40 स्पेल्स को खत्म कर देती है। वांगलिंग जैसे ही देखता है वह तुरंत अपने हजारों स्पेल्स निकालकर अपने चारों तरफ लपेट लेता है। उसके बाद वांगलिंग अपने पास से माइलिंग का जेड निकालता है, जिसका उपयोग करके वह तुरंत फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। वांगलिंग को अब केवल 3 सेकंड तक रुकना था। जैसे ही वांगलिंग के चारों तरफ हजारों स्पेल्स आए थे और उनमें से मिस्टीरियस टर्टल फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ था, वह जो काली रेखा थी वो भी अपनी संख्या बढ़ा लेती है और अचानक से वह 10 काली रेखाएं हो जाती हैं और तुरंत 1 सेकंड में ही वह पूरा हजारों स्पेल्स को खत्म कर देती है। वहां पर वांगलिंग अपने इतने सारे स्पेल्स को ऐसे टूटता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक में था। वांगलिंग को केवल अब 2 सेकंड तक उस लॉ ऑफ वर्ल्ड की शक्ति को रोक कर रखना था, इसलिए वांगलिंग के पास जितने भी ट्रिजर थे वह तुरंत उन्हें निकालकर बाहर फेंक देता है और तुरंत वो सारे ट्रिजर्स वांगलिंग के चारों तरफ घूमने लगते हैं और वांगलिंग की सुरक्षा करने लगते हैं। वो काली रेखा जैसे इतनी सारी ट्रिजर्स को देखती है, अचानक से वह काली रेखा बहुत सारी काली रेखाओं में बदल जाती है और वो एक बहुत ही बड़े और पावरफुल हाथ का निर्माण कर देती है। और वो जो काली रेखा होती है वांगलिंग के पास जितने भी ट्रिजर्स उसके चारों तरफ घूम रहे थे उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देती है और वह काली रेखा वांगलिंग पर अटैक कर देती है। वांगलिंग की पूरी सोल भी काफी ज्यादा पेन में हो जाती है, पर वांगलिंग वहां पर अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है और आत्मा भक्षक की पूरी ताकत को लगा देता है। पर वह काली रेखा काफी ज्यादा खतरनाक थी और एक ही झटके में अभी 2 सेकंड ही बीते हुए थे वांगलिंग की पूरी सोल को ही नष्ट कर देती है। वांगलिंग की आत्मा भक्षक की सोल के कई टुकड़े हो जाते हैं और माइलिंग की बॉडी से तुरंत वांगलिंग की सोल कई टुकड़ों में टूटकर इधर उधर बिखरने लगती है। वांगलिंग को अब लगता है कि अब उसकी सोल भी नष्ट हो जाएगी और वह काली रेखा फिर से वांगलिंग पर अटैक करने ही वाली होती है, पर अचानक से वांगलिंग की पूरी बिखरी हुई सोल फिर से माइलिंग की बॉडी में समाने लगती है और वांगलिंग की पूरी सोल इस समय काफी ज्यादा चमक रही थी। वांगलिंग को एहसास होता है कि ये तो जी रियलम की शक्ति है। जी रियलम नैंसेंट सोल और बहुत ही आगे की कल्टीवेशन का लेवल होता है। वहां पर वांगलिंग इस शक्ति को देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी आत्मा के पास ये जी रियलम की शक्ति कहाँ से आई थी।
इस जी रियलम की शक्ति के साथ वांगलिंग की आत्मा भक्षक की सोल फिर से यूनाइट हो जाती है और फिर से माइलिंग की बॉडी में चली जाती है। वहां पर वांगलिंग फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हाथी अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर फिर से वह हाथ का अटैक इस बार भी वांगलिंग के सोल को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। पर फिर वांगलिंग की बॉडी में जो जी रियलम की शक्ति थी वांगलिंग की पूरी सोल को यूनाइट कर देती है। जैसे ही काली रेखा वांगलिंग की सोल को फिर से जुड़ते हुए देखती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी आकार को बहुत ही खतरनाक कर देती है। वहां पर अगर एक और अटैक वांगलिंग की सोल पर लग जाता तो वांगलिंग की सोल पक्का ही नष्ट हो जाती। इस जी रियलम की शक्ति ने वांगलिंग की सोल की पावर को काफी ज्यादा प्यूरिफाई कर दिया था। वहां पर वांगलिंग अपनी पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार था, पर अचानक से जो टेलीपोर्टेशन का द्वार होता है वह खुल जाता है और वांगलिंग को सीधे खींचकर वहां से लेकर चला जाता है। काली रेखा का वह अटैक सीधे फॉरेन वर्ल्ड पर जाकर टकराता है। काली रेखा काफी ज्यादा जैसे गुस्से में थी। वहां पर पूरा फॉरेन वर्ल्ड ही अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। वहां पर वो जो तीनों आत्मा भक्षक की सोल थी वो फिर से अपने वर्ल्ड में वापस लौट जाते हैं। वो पूरा फॉरेन वर्ल्ड ही फिर से तबाह होने लगता है। जितने भी सोल क्रिएचर थे वो उस स्पेस दरार से इधर उधर चले गए थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है फैंग कंट्री में। फैंग कंट्री के बाहर जहां पर टेलीपोर्टेशन था वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और वहां पर कुछ एल्डर्स भी इकट्ठा थे और इन एल्डर्स का लीडर था एल्डर हाउ, जो काफी ज्यादा एक पावरफुल कल्टिवेटर था। ये नैंसेंट सोल स्टेज का कल्टिवेटर नहीं था, पर ये कोर फाउंडेशन के एकदम लास्ट स्टेज का कल्टिवेटर था। पर ये जो एल्डर हाउ था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। वह कोर फाउंडेशन पर रहते हुए भी नैंसेंट सोल के बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स को हराने में सक्षम था, क्योंकि इसके पास एक मिस्टीरियस टेक्निक थी। ये सारे लोग वार गॉड साइन के मेंबर थे। इनको भी पता चल गया था कि फॉरेन वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ी हुई है और बहुत सारी स्पेस दरारें बनना शुरू हो गई हैं, और इसीलिए वो लोग भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर स्पेस दरारें बनी होंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मारे गए होंगे। इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए हुए थे ताकि वो लोग देख सके कि कौन सा स्टूडेंट मारा गया है। और वहीं पर एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की भी थी जिसका नाम जूशी तोंग था, और यही वही लड़की थी जिसने माइलिंग को फॉरेन वर्ल्ड में भेजा था। दरअसल माइलिंग और जूशी तोंग की फैमिली काफी अच्छे दोस्त थे और वहां पर वो लोग पहले गांव में रहा करते थे। इसीलिए उनके जो दोनों फैमिली मेंबर्स थे उनकी सगाई पहले ही करा दिए थे। लेकिन जूशी तोंग काफी ज्यादा घमंडी लड़की थी। जब जूशी तोंग और माइलिंग बड़े हुए तो वो लोग वार गॉड साइन को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां पर जूशी तोंग की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और वह अपने आप को काफी ज्यादा टैलेंटेड मानने लगी थी और वह माइलिंग को एक नीची नजर से देखने लगी थी और उसे देहाती गवार समझने लगी थी। पर माइलिंग जूशी तोंग से काफी ज्यादा लव करता था, इसीलिए वह हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था। जूशी तोंग ने उसे कई बार अपने से दूर भी किया था। जब वह काफी ज्यादा परेशान हो गई थी तो उसने शादी का एक झूठा सा बहाना देकर माइलिंग को फॉरेन वर्ल्ड में भेज दिया था ताकि वह अपना उससे पीछा छुड़ा सके, और वहां पर ये माइलिंग की मौत देखने के लिए आई होती है। तभी टेलीपोर्टेशन का द्वार खुलता है और उसमें से 3 लोग बाहर निकलते हैं। ये तीनों लोग और कोई नहीं बल्कि झो जियोंग, ब्रदर यांग और ताओ लिंग थे। झाओ जियोंग को जिंदा देखकर वहां पर जो एल्डर हाउ होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि झो जियोंग उसकी काफी ज्यादा फेवरेट डिसाइपल थी और एल्डर हाउ झो जियोंग को अपनी बच्ची की तरह ही मानते थे। और वहां पर जब वार गॉड साइन के मेंबर्स को चुना जा रहा था कि कौन फॉरेन वर्ल्ड में जाएगा, जब वहां पर झो जियोंग ने एल्डर हाउ से कहा था कि वो भी फॉरेन वर्ल्ड में जाना चाहती है, तो एल्डर हाउ ने सख्त उसे मना कर दिया था कि वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, अगर तुम जाओगी तो पता नहीं वापस आ पाओगी भी या नहीं। लेकिन झो जियोंग ने काफी ज्यादा जिद की थी जिसके आगे एल्डर हाउ को अपनी हार माननी पड़ी थी। एल्डर हाउ ने जाने से पहले झो जियोंग को बहुत सारे ट्रीजर्स दिए थे और इन्हीं ट्रीजर्स का उपयोग करके वो उन सोल क्रिएचर से बचने में भी कामयाब रही थी। तभी वहां पर जो जूशी तोंग होती है वह जैसे देखती है कि माइलिंग वापस नहीं आया है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो तुरंत उन तीनों के पास जाते हैं और उनकी कंडीशन को चेक करते हैं। वो सारे लोग ज्यादा घायल नहीं थे। वहां पर जो एल्डर हाउ होते हैं वो कहते हैं कि अंदर क्या हुआ था।
वो तीनों बताते हैं कि अंदर अचानक से बहुत सारी स्पेस दरारें बनना शुरू हो गई थी और उन स्पेस दरारों में से बहुत सारे सोल क्रिएचर्स बाहर निकले थे। उन सोल क्रिएचर जैसे किसी भी कल्टीवेटर से जाकर टकराता था, वो कल्टीवेटर तुरंत वहीं पर मारा जाता था। उसकी बॉडी पूरी काली होकर स्पेस में उड़ने लगती थी। एल्डर हाउ उनकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उन्होंने भी किसी ऐसे सोल क्रिएचर का नाम नहीं सुना हुआ था जो किसी भी बॉडी से टकराने पर उसकी पूरी सोल और अजीब सी उसकी पूरी बॉडी काली मम्मी हो जाती थी। वहां पर एल्डर हाउ कहते हैं, चलो अब ये बातें छोड़ो, तुम लोग जिंदा वापस आ गए ना? वार गॉड साइन का कोई और मेंबर वापस नहीं आया क्या? वहां पर वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और वहां पर ताओलिंग बोलता है, मास्टर वार गॉड साइन के सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं, पर एक बंदा है जो अभी आ रहा होगा और उसका नाम माइलिंग है। माइलिंग का नाम सुनकर वहां पर जूसी तोंग काफी ज्यादा शॉक में थी और वह सोचती है क्या वह कमीना मरा है या नहीं। तभी वहां पर एल्डर वो कहते हैं, माइलिंग तुम लोग के साथ क्यों नहीं आया? तभी अचानक से टेलीपोर्टर चमकने लगता है और उसके अंदर से एक काफी खतरनाक ठंड बाहर निकलती है। वह ठंड इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि किसी की बॉडी को नहीं अफेक्ट कर रही थी, बल्कि उनके हड्डियों को ही अफेक्ट कर दे रही थी। इतनी खतरनाक और अजीब से प्रेशर को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक में थे। तभी वहां पर माइलिंग बाहर निकलता है। वांगलिंग जैसे टेलीपोर्टेशन से बाहर निकलता है, वो अपने सामने वार गॉड साइन के लोगों को देखता है। वहां पर वांगलिंग को माइलिंग की यादों से सब कुछ पता चल गया था कि आखिर ये लोग कौन थे। वहां पर जो वांगलिंग होता है वह तुरंत एल्डर हाउ को ग्रीट करता है और अपने पास से माइलिंग का ट्रेजर बैग निकालकर एल्डर हाउ को दे देता है और कहता है, एल्डर हाउ मैंने ये सारी चीज फॉरेन वर्ल्ड से इकट्ठा की थी, आपको शायद ये पसंद आएंगी। उसके बाद वह तुरंत एल्डर हाउ को देने के बाद वहां पर माइलिंग बोलता है, एल्डर हाउ मुझे बहुत ही जरूरी काम है इसीलिए अब मैं चलता हूँ। वहां पर एल्डर हाउ माइलिंग को एकदम शक की निगाहों से देखते हैं, पर माइलिंग उनकी तरफ देखता भी नहीं और तुरंत वहां पर उठते हुए वहां से काफी स्पीड से गायब हो जाता है। वहां पर जो एल्डर हाउ थे उन्हें कुछ न कुछ अजीब सा महसूस तो हुआ था, लेकिन वह इस समय वांगलिंग से फाइट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर वो अपनी करंट स्टेट के साथ इस बंदे से फाइट करने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं कौन से नतीजे आ सकते थे। वहां पर सबसे ज्यादा शौक तो जूसी तोंग थी, क्योंकि जूसी तोंग को तो वांगलिंग ने देखा भी नहीं था। माइलिंग तो कभी भी जूसी तोंग को बिना देखे या उसे परेशान किए या उसे बातें किए तो उससे आगे बढ़ता ही नहीं था, लेकिन वह काफी ज्यादा शौक में थी। वहां पर जो सारे एल्डर्स थे फिर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वांगलिंग होता है वो पहाड़ियों की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था। वहां पर वांगलिंग मन ही मन सोचता है कि उसकी सारी कल्टीवेशन उसकी बॉडी के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो चुकी है और यहाँ पर माइलिंग के मरने के बाद माइलिंग की भी कल्टीवेशन नष्ट हो चुकी है, इसलिए उसे फिर से अपनी कल्टीवेशन क्यूआई स्टेट से शुरू करने की जरूरत है। और गाइस माइलिंग यानी वांगलिंग की कल्टीवेशन उसके सोल में थी, उसकी सोल की कल्टीवेशन इस समय भी जी रियलम की थी, पर वह इस समय फॉरेन वर्ल्ड या आत्मा भक्षक के लोक में नहीं था कि वह अपनी आत्मा की पावर का उपयोग कर सकता था। वांगलिंग को फिर से अपनी कल्टीवेशन शुरू से स्टार्ट करनी होगी, पर वांगलिंग जानता था कि उसे अपने लेवल्स को बढ़ाने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि वांगलिंग हर एक लेवल्स के मेथड्स को बहुत ही बढ़िया से समझता था। इसलिए वांगलिंग को अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वांगलिंग उड़ते हुए एक गाँव में जाता है। उस गांव में जाने के बाद वांगलिंग 2 बाल्टियों को ढूंढता है। 2 बाल्टियों को ढूंढने के बाद वहां पर वो कुएं से पानी भरता और फिर पानी को लेने के बाद वह पहाड़ों की तरफ फिर से उड़ जाता है। वांगलिंग एक सीक्रेट प्लेस ढूंढ आता है जहां पर वो छुपकर अपनी कल्टीवेशन को फिर से पा सके और फिर वो टेंगुआन को जाकर अपनी हाथों से मारेगा। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वह उड़ते हुए वॉल्केनिक माउंटेन्स में चला जाता है। वहां पर वांगलिंग एक छुपा हुआ गुफा को ढूंढता है। वहां पर वांगलिंग तुरंत मिस्टीरियस टर्टल फॉर्मेशन गुफा के चारों तरफ बना देता है। वांगलिंग वहां पर पत्थर भी लगा देता है और गुफा के एंट्रेंस को भी बंद कर देता है। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वह कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। वांगलिंग अपने माइंड में से हेवनली पिल्स को निकालता है और उसके साथ फिर से अपना संबंध को स्थापित करता है। कुछ टाइम के कल्टीवेशन के बाद वो फिर से हेवनली पिल के साथ अपना संबंध बना लेता है। उसके बाद जो वांगलिंग होता है जो पानी लाया हुआ था उसमें हेवनली पिल डाल देता है।
वांगलिंग उस पानी को पीते हुए फिर से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। वांगलिंग दूसरे चोर के थैले को निकालता है और उसमें ढूंढने के बाद उसमें बहुत सारे ट्रेजर्स थे, लेकिन वांगलिंग को नहीं पता था कि इन ट्रेजर्स का उपयोग कैसे करते हैं। जो वांगलिंग होता है उन ट्रेजर्स में एक अजीब सी और काफी ज्यादा मिस्टीरियस लोहे के टुकड़े को पाता है, जो काफी ज्यादा वांगलिंग के लिए सही था। वांगलिंग तुरंत अपने माइंड में से फिर से अपनी ग्रीन स्वॉर्ड को निकालता है और उस ग्रीन स्वॉर्ड को इस लोहे के टुकड़ी के साथ मिला देता है। ग्रीन स्वॉर्ड की पूरी ताकत अब इस लोहे में आ गई थी। अब वांगलिंग को एक रिफाइनिस्ट की जरूरत थी, या वह खुद किसी रिफाइनर में जाकर पहले इस स्वॉर्ड को फिर से बनाने की जरूरत थी। ये स्वॉर्ड तो एक लोहे का टुकड़ा थी ना, अब इसे फिर से तराशना पड़ेगा। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वो कल्टीवेशन उसी गुफा में करता है। 1 सालों की कड़ी कल्टीवेशन के बाद वह QI कंडीशन के लेवल 50 तक पहुंच जाता है और वह 2 साल और कल्टीवेशन करता है और वह फाउंडेशन एस्टेब्लिश के मिडिल स्टेज पर पहुंच गया था। अब वांगलिंग की इतनी ज्यादा पावर बढ़ चुकी थी कि वह शुरुआती कोर फाउंडेशन के कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी से हरा सकता था। इन 3 सालों में वांगलिंग ने अपनी कल्टीवेशन की मदद से अपनी माइंड वर्ल्ड को फिर से साफ कर दिया था। पहले वांगलिंग की माइंड वर्ल्ड एकदम अजीब से धुएं से भरा हुआ था, लेकिन वांगलिंग ने अपनी कल्टीवेशन करके उसने अपने माइंड वर्ल्ड को एकदम साफ कर दिया था। वहां पर वांगलिंग को एम्परर स्पिरिट भी मिला था, लेकिन एम्परर स्पिरिट इस समय डीप स्लीप में थे और उनकी बॉडी भी काफी ज्यादा छोटी होकर एक स्पीयर की तरफ वहां पर पेड़ पर उड़ रही थी। वहां पर वांगलिंग को 2 और सोल्स दिखी थी, यह उसकी मदर फादर की सोल थी। वहां पर वांगलिंग ने जब अपनी मदर फादर की सोल को देखा था तो वो काफी ज्यादा भावुक हो चुका था। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वह 3 सालों बाद गुफा से बाहर निकलता है। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो यहीं पर